नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की लेन देन दृष्टिकोण के आधार पर, यानी कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की। हमने इस सिद्धांत की चर्चा की और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे इसकी मान्यताओं की। पहली मान्यता यानी कि मुद्रा का प्रचलन वेग भी स्थिर रहता है, इसकी हमने चर्चा की। इसके बाद अब दूसरी मान्यता है व्यापार या लेन देन की मात्रा टी स्थिर रहती है। व्यापार या लेन देन की कुल मात्रा टी भी स्थिर मानी जाती है और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। टी को प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी विकास, जनसंख्या आदि जैसे कारकों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है, जो समीकरण के बाहर हैं और समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति में किसी भी परिवर्तन एम का टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टी की स्थिरता का अर्थ अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को भी इंगित करता है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर एक निष्क्रिय कारक है। फिशर के अनुसार मूल्य स्तर P एक निष्क्रिय कारक है, जिसका अर्थ है कि मूल्य स्तर समीकरण के अन्य कारकों से प्रभावित तो होगा, लेकिन ये उन कारकों को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिशर के समीकरण में P एक तरीके से प्रभाव है, रिजल्ट है, लेकिन कारण नहीं है। यहाँ पे ये कॉज नहीं है। M और V में वृद्धि मूल्य स्तर को बढ़ाएगी, इसी तरीके से T में वृद्धि से भी मूल्य स्तर कम हो जाएगा, लेकिन मूल्य स्तर जो है M, V और T को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत ने मुद्रा को केवल विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। मुद्रा के द्वारा और दूसरे कुछ कार्य यानी कि संचय का कार्य या सट्टा उद्देश्यों के लिए इसका संग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा केवल लेन देन को सुगम बनाने का काम करता है, ये और दूसरे कार्यों के लिए इसको संग्रहित या रखा नहीं जाता है। नेक्स्ट है M और M डैश के बीच स्थिर संबंध, यानी कि ये परिवर्तनशील नहीं होता है, स्थिर अनुपात होता है इनका। तो फिशर मानता है कि नगद मुद्रा M और बैंक मुद्रा M डैश के बीच अनुपातिक संबंध पाया जाता है। बैंक मुद्रा वाणिज्य बैंकों द्वारा क्रेडिट निर्माण पर निर्भर करती है, और ये जो क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट सृजन है, वो किस पर निर्भर करता है? नगद मुद्रा की मात्रा पर, यानी कि ये नगद मुद्रा का एक फलन होता है। तो इस प्रकार M डैश और M का अनुपात स्थिर रहता है, और समीकरण में M डैश का समावेश करने से मुद्रा की मात्रा M और मूल्य स्तर P के बीच के मात्रात्मक संबंध को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है। तो ये बात हो गई कि M और M डैश के बीच निश्चित संबंध पाया जाता है। इस वजह से जो समीकरण है उसमें M डैश और V डैश का प्रवेश कराया जाता है, तो उससे कोई M और P के रिलेशन पे कोई अफेक्ट नहीं आता है। सिद्धांत नेक्स्ट है दीर्घकाल। तो सिद्धांत दीर्घकाल की धारणा पर आधारित है और समय की लंबी अवधि में V और T को स्थिर माना जाता है। तो इस प्रकार समीकरण M और V M V प्लस M डैश Y डैश बराबर PT में जब M डैश V डैश और T दीर्घकाल में स्थिर होते हैं, तो P एक निष्क्रिय कारक है और P भी यहाँ पे एक निष्क्रिय कारक है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा की आपूर्ति M में परिवर्तन मूल्य स्तर P में प्रत्यक्ष और अनुपातिक परिवर्तन लाएगा। तो इस तरीके से सिद्धांत जो है उपयुक्त मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत को इस रिलेशनशिप को M और P के बीच प्रत्यक्ष और आनुपातिक रिलेशनशिप को समझाने का प्रयास करता है। अब हम चर्चा करते हैं इस सिद्धांत के व्यापक निष्कर्षों की कि ये सिद्धांत मोटे तौर पर किन किन बातों की निष्कर्ष निकालता है। तो पहला है किसी देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थात P मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति पर निर्भर करेगा, उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दूसरा है मुद्रा की मांग के दिए जाने पर, यानी कि दी हुई होने पर मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन से मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन होगा, ये भी निष्कर्ष मिलता है। नेक्स्ट है चूंकि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन निरपेक्ष या मौद्रिक कीमतों में परिवर्तन करता है, ना कि सापेक्ष या वास्तविक कीमतों में, और इस प्रकार रोजगार और उत्पादन जैसे वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार से एक मानता क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि मुद्रा एक तटस्थ वस्तु है जिसके क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट निष्कर्ष है कि पूर्ण रोजगार की संतुलन शर्तों के तहत, यानी कि पूर्ण रोजगार की दशाओं में मौद्रिक या राजकोषीय नीतियों की भूमिकाएं एक अर्थव्यवस्था में सीमित हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि समायोजन की अस्थायी संतुलन अवधि के दौरान एक उपयुक्त मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकती है, यानी कि अस्थायी संतुलन की स्थिति के अंदर एडजस्टमेंट के द्वारा मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में स्थायित्व ला सकती है। नेक्स्ट है मौद्रिक प्राधिकरण
मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन करके और देश के मूल्य स्तर और आर्थिक गतिविधियों के स्तर को प्रभावित और नियंत्रित कर सकते हैं। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से देश के मूल्य स्तर और आर्थिक गतिविधियों के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं की। तो आलोचनाएं कहाँ से निकलती है? मूलतः मान्यताओं से। तो फिशर द्वारा विकसित मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर की गई है। पहला है चरों की अंतर्निर्भरता। तो विनिमय समीकरण के विभिन्न चर परिमाणात्मक सिद्धांतकारों द्वारा माने गए अनुसार स्वतंत्र नहीं है। वो मानते हैं कि ये सभी चर आपस में एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक एक चर के साथ रिलेशन देखते हैं कि एम प्रभावित करता है वी को। तो कैसे? जैसे जैसे मुद्रा की आपूर्ति यानी कि एम की मात्रा बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी, और भविष्य में कीमतों में और वृद्धि होने के डर से लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति एम में वृद्धि होने पर मुद्रा का प्रचलन वेग वी भी बढ़ जाएगा। सेकेंड है एम प्रभावित करता है वी डैश को, अर्थात जब मुद्रा की आपूर्ति एम बढ़ती है तो क्रेडिट मनी वी डैश का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे क्रेडिट मनी का उपयोग भी तेजी से बढ़ने लगता है, और इससे यानी कि साख मुद्रा का प्रचलन वेग वी डैश भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पी प्रभावित करता है टी को। तो फिशर मूल्य स्तर पी को एक निष्क्रिय कारक मानता है, जिसका कि व्यापार की मात्रा टी पर कोई प्रभाव नहीं मानता है, लेकिन वास्तव में बढ़ती कीमतें मुनाफे को बढ़ाती हैं और इस प्रकार व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा दे करके कुल उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है कि पी प्रभावित करता है एम को। तो मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन एम जो होता है, एम में वृद्धि हो जाए या बदलाव हो जाए, उसके कारण मूल्य स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि मूल्य स्तर में बदलाव स्वतंत्र से होता है और बाद में यह मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। तो वो इसको निर्भर नहीं मानते आलोचक। नेक्स्ट है टी प्रभावित करता है वी को। यदि व्यापार यानी कि वस्तुओं की मात्रा जो है टी है उसमें वृद्धि होती है तो यह निश्चित रूप से मुद्रा के वेग वी को भी बढ़ाएगी, क्योंकि ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित होंगी तो उनका लेन देन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से टी प्रभावित करता है एम को। तो समृद्धि के दौरान व्यापार की बढ़ती मात्रा यानी कि वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा टी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से कीमतों में बदलाव किए बिना भी मुद्रा आपूर्ति एम में वृद्धि हो सकती है। यानी कि तेजी के समय में बिना मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के भी कीमतों में बदलाव के बिना भी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी या मुद्रा आपूर्ति का कीमत वृद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से एम और टी स्वतंत्र नहीं हैं। कीन्स के अनुसार उत्पादन पूर्ण रोजगार की स्थिति में स्थिर रहता है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति पाई जाती है। तो एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाए। पूर्ण रोजगार से कम रोजगार की दशाएं वास्तव में पाई जाती हैं, और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके और उत्पादन में टी में और रोजगार में वृद्धि हो जाती है। तो ये कीन्स का उपाय था कि भाई मंदी की अवस्था स्थिति में मौद्रिक आपूर्ति को बढ़ा करके उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक आलोचना है। नेक्स्ट है दीर्घकाल की अवास्तविक मान्यता। तो मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत के आधार पर आलोचना की गई है कि ये मुद्रा के मूल्य का दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करता है। ये अल्पकालिक समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। कीन्स ने उपयुक्त टिप्पणी की है कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। ये फेमस वाक्य है कीन्स का। तो वास्तविक समस्याएं अल्पकालिक समस्याएं हैं। इस प्रकार परिमाण सिद्धांत का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। तो मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत की कीन्स की मौलिक आलोचना पूर्ण रोजगार की इसकी अवास्तविक मान्यता पर आधारित थी। पूर्ण रोजगार वास्तविक दुनिया में एक दुर्लभ घटना है। एक आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम और पूर्ण रोजगार नहीं होना एक सामान्य विशेषता है। कीन्स के अनुसार जब तक बेरोजगारी की आपूर्ति में प्रत्येक वृद्धि से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि लाई जा सकती है और इस प्रकार मूल्य स्तर को अप्रभावित छोड़ देती है। यानी कि अगर बेरोजगारी की दशा है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा तो उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, ना कि कीमत स्तर। नेक्स्ट है स्थैतिक सिद्धांत। परिमाण सिद्धांत मानता है कि वी डैश एम डैश और टी का मान स्थिर रहता है, लेकिन वास्तव में ये चर स्थिर नहीं रहते हैं। इन कारकों की स्थिरता की धारणा सिद्धांत को एक स्थैतिक सिद्धांत बना देती है, जो कि इसे गतिशील दुनिया में अनुपयुक्त बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट है केवल सरल सामान्य सत्य को उद्घोषित करता है। तो विनिमय का समीकरण यानी कि एम वी बराबर पी टी एक ट्रूइज्म या सामान्य सत्य घटना को बताता है। इससे कुछ नया साबित नहीं होता है, नहीं कोई ये सिद्धांत मानते हैं। कुछ आलोचकों का इसको सिद्धांत भी नहीं मानते हैं। ये केवल एक तथ्यात्मक बयान है जो ये बताता है कि वस्तु और सेवाओं के बदले में भुगतान की गई राशि
माल और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होगी। या दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तुओं के खरीदार द्वारा किए गए कुल मुद्रा व्यय वस्तुओं के विक्रेताओं की कुल मुद्रा प्राप्तियों के बराबर है। जो पहले अपन ने डिस्कस किया कि एक खरीदार जो दे रहा है वो ही बेचने वाले को मिलता है, तो उसकी बात ये करता है। तो समीकरण मुद्रा और कीमतों के बीच कारण संबंध के बारे में कुछ नहीं बताता है, ये इंगित और कौन सा परिणाम है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत के बारे में आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है तकनीकी रूप से असंगत। प्रोफेसर हॉल्म विनिमय के समीकरण को तकनीकी रूप से असंगत मानते हैं। समीकरण में वो मानते हैं कि एम एक स्टॉक अवधारणा है, स्थैतिक अवधारणा है, ये एक बिंदु पर मुद्रा के स्टॉक को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर भी एक प्रवाह अवधारणा है, ये समय की अवधि में मुद्रा के संचलन वेग को प्रदर्शित करता है। अब एम और वी को आपस में गुणा किया जाना, इनको आपस में गुणा किया जाना उचित नहीं है क्योंकि ये दोनों गैर तुलनीय हैं। इसलिए एम वी बराबर पी टी का जो बायां पक्ष है वो असंगत है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में विफल रहना। तो परिमाण सिद्धांत कीमतों में चक्रीय उतार चढ़ाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह नहीं बताता कि अवसाद के दौरान कीमतें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ भी बावजूद भी गिरती हैं और तेजी की अवधि के दौरान कठोर मुद्रा नीति या क्रेडिट नीति के अपनाने के बावजूद कीमतें तेजी से क्यों बढ़ती हैं। तो उक्त परिवर्तनों के लिए उचित व्याख्या यह है कि अवसाद के दौरान कीमतें मुद्रा के वेग में गिरावट और तेजी की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के लिए मुद्रा के वेग में वृद्धि जिम्मेदार होती है। तो अवसाद के दौरान क्या होता है, मुद्रा के वेग में गिरावट आ जाती है जिसकी वजह से कीमतें गिर जाती हैं और तेजी की अवधि के दौरान मुद्रा के वेग में वृद्धि हो जाती है जिससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार व्यापार चक्रों को समझाने के लिए मुद्रा का मात्रा या परिमाण सिद्धांत विफल रहता है। क्रॉथर ने टिप्पणी भी की है कि कहते हैं कि परिणाम सिद्धांत चक्रीय उच्चावचन के कारणों के लिए एक अपूर्ण मार्गदर्शिका है, अर्थात कीमतों में चक्रीय परिवर्तनों की सही व्याख्या नहीं दे पाता है। नेक्स्ट आलोचना है मूल्य स्तर के अन्य निर्धारकों की उपेक्षा करना। तो परिमाण सिद्धांत मानता है कि मूल्य स्तर विनिमय के समीकरण में शामिल कारकों अर्थात एम वी और टी द्वारा निर्धारित होता है और अनिश्चित रूप से मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच में सीधा और आनुपातिक संबंध भी मानता है। लेकिन यह कीमतों के कई अन्य निर्धारक तत्वों जैसे कि आय, व्यय, निवेश, बचत, खपत, जनसंख्या आदि के महत्व को अनदेखा करता है और इनको अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करता है। शेष आलोचनाओं की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।